हेलो एवरीवन, तो आज मैं लेकर आ गई हूँ फेडरलिज्म के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि हम एग्जाम में बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जा सकते, तो पढ़ के ही जाने पड़ेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों, और मैं इनको इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से बहुत बारी रिपीट होते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में दिखे हैं। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करे आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर, और फर्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ आप लोगों के सामने, मैं रीड कर देती हूँ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Explain any 5 provisions of the constitutional amendment of 1992 that strengthened the third tier of the government of India. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 5 प्रोविजंस बताइए हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के, जिसने कि हमारा थर्ड लेवल जो है सरकार का, थर्ड लेवल कौन सा है? लोकल लेवल को और ज्यादा मजबूत कर दिया। तो बच्चों बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे बात करनी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 की, जिसने कि डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोविजंस निकाली थी और हमारे लोकल लेवल को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए ये अमेंडमेंट लाई गई थी। कौन सी 5 चीजें हैं? यहाँ पर ये मैंडेटरी हो गया था संवैधानिक रूप में कि अब जो है रेगुलर इलेक्शंस होंगे टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, तो रेगुलर इलेक्शंस को मैंडेटरी कर दिया था। दूसरी चीज है शेड्यूल ट्राइब्स ओबीसीज के लिए सीट्स को रिजर्व कर दिया गया था लोकल बॉडीज में। तीसरी चीज है महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन दी गई थी। उसी के साथ एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, कौन सा? हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी क्रिएट करा गया है, ताकि वो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो लोकल बॉडी के इलेक्शंस को कंडक्ट करा सके एक फ्री एंड फेयर मैनर से। और लास्ट पॉइंट है जो कि यहाँ पे आपको लिखना होगा कि स्टेट गवर्नमेंट्स रिक्वायर टू शेयर पावर रेवेन्यू विद द लोकल बॉडीज। स्टेट गवर्नमेंट को भी बोला गया कि आपको अपनी कुछ पावर्स और कुछ पैसा जो है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ शेयर करना है। तो ये सारी प्रोविजंस जो है हमारे इस अमेंडमेंट के थ्रू आई थी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इन 5 पॉइंट्स को, जो कि काफी ज्यादा आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और यहां पर सवाल पूछा गया है द डिफरेंस बिटवीन द होल्डिंग टुगेदर एंड द कमिंग टुगेदर फेडरेशन। बहुत ही ज्यादा प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी को पता है यहां पर, लेकिन याद रखिएगा बच्चों जो मैं पॉइंट्स बता रही हूं इसी के साथ साथ आपको जो है एग्जाम्पल्स भी कंट्रीज जो हैं जहां पे होल्डिंग टुगेदर है, जहां कमिंग टुगेदर है, उन कंट्रीज के बारे में भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहां पर आ जाते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की बात करने के लिए। व्हाट इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन? होल्ड करके रखा है, जहां पर पकड़ के रखा है। किसने पकड़ के रखा है? When a large country, जब एक कंट्री ने खुद से डिसाइड करा है कि मैं अपनी पावर को बांटूंगा अपने वेरियस स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होती है। तो जब एक लार्ज कंट्री चूज करती है टू डिवाइड इट्स अथॉरिटी बिटवीन द मेंबर स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, देन इट इज रिगार्डेड एज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो एक कंट्री की जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने ये नतीजा लिया है कि वो अपनी पावर और ज्यादा डिवाइड करके स्टेट्स में बांट देगी, ठीक है? तो उसने होल्ड करके रखा हुआ है। अब यहां पर बच्चों क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा ज्यादा पावरफुल होगी देन द स्टेट्स, एंड कभी कभी कुछ स्टेट्स में भी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जैसे एक आर्टिकल 370 था, जिसकी वजह से हमारे जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल प्रोविजन दी गई थी, है ना? तो कभी कभी स्टेट्स के बीच में भी आपको ये अंतर देखने को मिलेगा कि किसी स्टेट के पास थोड़ी ज्यादा पावर, किसी के पास थोड़ी कम, है ना? तो स्टेट्स के पास भी कभी कभी डिफरेंट पावर्स होते हुए दिख सकती हैं। और यहां पर एग्जांपल है हमारा भारत देश, महान इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। वहीं पर अगर कमिंग टुगेदर की बात करें, अब यहां पे ना किसी ने होल्ड नहीं करके रखा है, यहाँ पे खुद से स्टेट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट साथ में आए हैं, उन्होंने कमिंग टुगेदर फेडरेशन को फॉर्म करा है। तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स जॉइन टुगेदर, खुद से एक लार्जर यूनिट फॉर्म करते हैं। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के पास हमेशा इक्वल पावर होती है, क्योंकि इंडिपेंडेंट स्टेट्स आए हैं ना, तो स्टेट के पास भी उतनी पावर है जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, प्लस हर स्टेट के पास बराबर पावर है। अगर ए स्टेट है, बी स्टेट है, सी स्टेट है, तो ए के पास भी उतनी पावर है जितनी बी के पास है, बी के पास भी उतनी पावर है जितनी सी के पास है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कश्मीर के पास ज्यादा दे दी थी, बाकी स्टेट्स के पास उतनी नहीं है, फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को स्पेशल पावर्स दी गई हैं, ठीक है? तो यहाँ पे स्टेट्स के बीच में पावर डिफरेंस दिखेगा, बट कमिंग टुगेदर में सारे स्टेट्स के पास बराबर पावर होगी और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी बराबर पावर रहेगी, ठीक है? एग्जाम्पल है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड, ठीक है बच्चों? आई होप बात बिल्कुल 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 क्लियर है। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर फेडरलिज्म इज हियर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। बच्चों पावर को लेकर कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों में सबको अपना दायरा पता होना चाहिए, सबको अपनी ज्यूरिसडिक्शन पता होना चाहिए। इस वजह से हमारे संविधान के अंदर ही क्लियरली एक 3 जो लिस्टें हैं या 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन जो है पावर्स का, वो पहले ही कर दिया गया है। सबको क्लियरली बता दिया गया है कि आपकी पावर क्या है, किन मुद्दों पर आप जो है कानून बना सकते हो। 3 लिस्टें हैं, सभी को पता है।
यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। ठीक है, ये तो मेन 3 लिस्ट है, एक और लिस्ट है वो हम सबको पता है, पर पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकिंग पावर, कानून बनाने की जो पावर है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। 3 लिस्टें हैं, यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं। आपको पता है कि इस लिस्ट पे सिर्फ और सिर्फ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार ही कानून बना सकती है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स जिसपे सिर्फ केंद्रीय सरकार कानून बनाएगी, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, क्योंकि ये मुद्दे ही ऐसे हैं जो कि देश की इंपॉर्टेंस के हैं, किसी और की दखल अंदाजी नहीं होगी। स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसपे स्टेट के पास अथॉरिटी है कानून बनाने की, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। और कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जहां पे कॉमन सब्जेक्ट्स है जिसपे सेंटर स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं। यहां पर सब्जेक्ट्स आते हैं एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन जैसे सब्जेक्ट्स। अब यहां पर बच्चों एक बात जो कि आपको और भी ध्यान रखनी होगी, यहां तक ठीक है कि दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, बट अगर कभी किसी चीज को लेकर एक लड़ाई झगड़ा हो गया, कंफ्लिक्टिंग लॉ बना दिया अगर सेंटर और स्टेट ने, तो फिर उस केस के अंदर जो कानून यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया होगा, केंद्रीय सरकार ने जो कानून बनाया होगा, वही प्रिवेल करेगा, वही माना जाएगा, स्टेट वाला कानून नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। अच्छा, इसी के साथ ना आप लोग अलग से अगर टाइम बच जाए, वैसे तो यहाँ पूछा नहीं गया, बट अगर ये बड़ा 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया और हमें जो है थोड़ा सा और लिखने की जरूरत लग रही है, तो आप एक्स्ट्रा जो है यहां पर रेसिडुअरी लिस्ट को भी मेंशन कर सकते हो कि रेसिडुअरी लिस्ट जो है उसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे सब्जेक्ट्स हैं और इस लिस्ट पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही लॉज बना सकते हैं। तो यू कैन लाइक ऐड एन एक्स्ट्रा पॉइंटर, अगर उसके बारे में एक्स्ट्रा नहीं पूछा गया, बट अगर लंबा आंसर लिखना है फिर उसको भी थोड़ा सा अलग से मेंशन एंड में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर 3 नंबर का ही क्वेश्चन है तो फिर कोई जरूरत भी नहीं है लिखने की, बट अगर 5 नंबर में आ रहा है तो फिर लिख दीजिएगा। चलो, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि एक फेडरल देश अगर आपका है तो कौन से फीचर्स उसमें होने चाहिए। सबसे पहली चीज है मिनिमम 2 लेवल तो रहेंगे ही रहेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही लेवल होगा, अगर एक ही लेवल होगा तो फिर तो वो यूनिटरी गवर्नमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो फेडरल कंट्री होने का सबूत ही है कि वहां मिनिमम 2 लेवल्स होंगे या 2 से ज्यादा लेवल्स भी, या टीयर्स, ये आंसू वाले टीयर नहीं, टीयर्स यानी कि लेवल्स भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा। दूसरी चीज है हर डिफरेंट टियर जो गवर्नमेंट का है, इट विल गवर्न द सेम सिटीजंस, बट every tier will have its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. हर कोई सेम ही लोगों को गवर्न कर रहा है। आप अगर गुजरात में रह रहे हो तो गुजरात की सरकार के तहत भी आप आते हैं, केंद्रीय सरकार के तहत भी आप आते हैं, तो हर लेवल सेम लोगों को गवर्न कर रहा है, लेकिन अलग अलग मैटर्स, लॉ मेकिंग, टैक्सेस, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर सबका दायरा अलग है ना। तो अगर पुलिस का मैटर है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, लेकिन अगर वहीं फॉरेन अफेयर्स या बैंकिंग का मैटर है तो वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आता है। तो वही वाली बात की जा रही है कि सबका दायरा अलग है आपके अलग अलग मैटर्स को लेकर। तीसरी चीज है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव लेवल्स और टियर्स आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ज्यूरिसडिक्शन है, दायरा जो है वो भी हमने स्पेसिफाई कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी देखा है ना, 3 लिस्टें बन रखी हैं, तो ये जो दायरे हैं इनको भी क्लियरली स्पेसिफाई कर रखा है संविधान के अंदर, ताकि हर लेवल को अपनी एग्जिस्टेंस, अथॉरिटी क्लियरली बता दी जा सके और हर चीज एक तरीके से संवैधानिक रूप से आपको गारंटीड मिली है, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। Fundamental provisions of the Constitution cannot be unilaterally changed by one level of the government. Such changes require the consent of both the levels of the government. बच्चों, जो हमारे संविधान के फंडामेंटल प्रोविजंस हैं, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, उसको कोई भी एक लेवल अकेले अपने से चेंज नहीं कर सकता। नहीं तो कल को यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगी, सारे सब्जेक्ट्स अपने अंडर ले लेगी, है ना। तो कोई भी लेवल ऐसे अकेले चेंज नहीं कर सकता। ऐसे किसी भी चेंज को लाने के लिए दोनों ही लेवल्स का जो कंसेंट है, रजामंदी है, उसकी जरूरत है, और बहुत इलैबोरेट प्रोसीजर है ना। 2/3 मेजॉरिटी राज्यसभा लोकसभा में लाओ, फिर आधी स्टेट लेजिस्लेचर से उसको रैटिफाई करवाओ, तो बहुत लंबा प्रोसीजर है। ठीक है, तो कोई भी चेंज अगर हल्का सा भी लेकर आना है इस पावर स्ट्रक्चर में तो उसके लिए इट्स अ वेरी इलैबोरेट प्रोसीजर, तो चेंज आना काफी ज्यादा मुश्किल है। चलो, तो ये भी है। उसी के साथ 5वां फीचर है कि कोर्ट्स के पास कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की पावर है, डिफरेंट लेवल्स की पावर बताने का जो है जिम्मा दिया गया है। हाईएस्ट कोर्ट जो है, हाईएस्ट कोर्ट कौन सा होता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट, अंपायर की तरह एक्ट करता है अगर डिफरेंट लेवल्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होती है। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू को भी क्लियरली जो है स्पेसिफाई करा गया है, ताकि हर लेवल के पास अपनी एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो, सबको पता है कि पैसा कहां से आएगा। साथ ही में लास्ट पॉइंट है कि फेडरल सिस्टम के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, 2 उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला, टू सेफगार्ड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, देश में एकता बनी रहे, इस चीज को देखना, और साथ ही में एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी।
जो क्षेत्रीय भिन्नता है उसको भी अकोमोडेट करके रख सके, और साथ ही में कंट्री के अंदर जो है यूनिटी को भी मेंटेन करके रखा जाए, एकता को भी बनाए रखना है। तो ये सारी चीजें जो है बच्चों की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर का, और हर चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है ना उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है, और इसके भी आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, तो अच्छे से इसको पढ़िएगा। मेरे को लगता है ये वाला क्वेश्चन और आपका जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 वाला, दैट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिटरी और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच का डिफरेंस, विच इज अगेन अ क्वेश्चन दैट आई हैव सीन मेनी अ टाइम्स इन आवर प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो यार यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंपल सा लॉजिक है, यूनिटरी में या तो एक ही लेवल होगा, केंद्रीय सरकार होगी, या फिर अगर कोई दूसरा लेवल एग्जिस्ट भी करेगा तो वो उसका सबऑर्डिनेट होगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती भी है ना तो वो हमेशा सबऑर्डिनेट होगी। सबऑर्डिनेट होने का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट को हर लॉ या ऑर्डर जो सेंट्रल गवर्नमेंट पास करेगी उसको मानना पड़ेगा, हमेशा उनको हुक्म जो है उसको मानना पड़ेगा। तो यूनिटरी फॉर्म में नेशनल गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स होती हैं, अगर स्टेट या रीजन को पावर भी देंगे तो वो भी डिपेंडेंट होते हैं नेशनल गवर्नमेंट में, जो कि उनसे पावर किसी भी टाइम छीन सकती है, जैसे श्रीलंका। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जैसे कि इंडिया है, यहाँ पे पावर्स को नेशनल, स्टेट या बहुत सारे अलग अलग लेवल्स पे डिवाइड करा जाता है, हर लेवल के अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन, अपना दायरा होता है। लेकिन यूनिटरी सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन फेडरल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। स्टेट गवर्नमेंट का खुद की पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की खुद की पावर है। फेडरल फॉर्म में कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं पास करके कुछ बोल सकती स्टेट को करने के लिए। स्टेट का अपना दायरा है, सेंट्रल का अपना दायरा है, जैसे कि हमने अभी देखा था कि स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है। तो आप अपने मैटर्स को देखो, स्टेट गवर्नमेंट अपने मैटर्स को देखेगी, कोई किसी का सबऑर्डिनेट नहीं है। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारे फेडरलिज्म चैप्टर के सारे क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चों। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।